नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे वेनेजुएला पे अमेरिका की लगातार शक्ति बढ़ती जा रही है। अब ट्रंप ने दावा किया है कि हमारे नियंत्रण में उनकी अर्थव्यवस्था रहेगी। 5,000 करोड़ बैरल तेल हमें मिलेगा और ये जो जहाज है उनके जरिए अमेरिका की तट तक पहुंचेगा। ये पैसा जो है वो अमेरिका में, क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है वेनेजुएला के वजह से, ड्रग्स और इनसे, उनकी भरपाई की जाएगी। साथ ही वेनेजुएला का विकास होगा, वहां के हितों में काम होगा। तो चलिए कैसे होगा, क्या होगा, विश्व बरादरी पे क्या असर पड़ेगा। अमेरिका सहित अमेरिका में भी ट्रंप घिरे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर के कि किसी भी मुल्क की संप्रभुता पे आप इस तरह से कुठाराघात नहीं कर सकते। उसकी अपनी फ्रीडम है, उनका अपना चुनाव सिस्टम है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि वहां अभी भी किसी तरह की गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि रूल्स को वोलेट करके और वहां के राष्ट्रपति चुने गए थे और उन पे इनाम है। अमेरिका के वो एक तरह से यूं कहूं कि वांटेड थे, उन्हें अरेस्ट करके ले जाया गया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इस पर तीखी प्रतिक्रिया यूएनओ सहित सब जगह देखी जा रही है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। इंडिया ने भी कहा है कि ये चिंता की बात है कि किसी भी देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह से दखल नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे साथ अर्थशास्त्र के जाने माने जर्नलिस्ट और सीनियर विश्लेषक हैं जयसिंह कोठारी साहब हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। और पूर्व राजनयिक, पूर्व आईएफएस ऑफिसर और विदेश मामलों के जानकार गौरीशंकर गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, जो वेनेजुएला के पहले दिन भी उन्होंने जिस तरह की आशंका जाहिर की थी कि आगे इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, लगता है कि वो काफी हद तक सटीक जा रही हैं। और उसी तरह से जो ट्रंप हैं उनका एटीट्यूड, उनकी वर्किंग उसी रूट पे दिखाई दे रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। मैं कोठारी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जी। हालांकि हमने जब पहले इस पे डिस्कस किया था तो ये था कि दुनिया का 18.17% फ्यूल वहां पे है, यानी कि सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला में है। हम पहले 10% हमारे टोटल कंजम्पशन का लेते थे, लेकिन वो घट करके कम रह गया। तो हमारी अर्थव्यवस्था पे कुछ इसका असर होगा, क्योंकि वहां से हमें एल्यूमिनियम भी इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड भी वहां से आता है, हमारे यहाँ से भी हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या असर पड़ सकता है अगर भारत की इस पे इकोनॉमी पे देखें, या कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति हमें रखनी चाहिए अभी? भाई, हमारा शेयर कोई बहुत ज्यादा वहां से नहीं है इंपोर्ट का। लेकिन फिर भी जो भी इंपोर्ट करते हैं वो है, तो ये मान के चलो कि अब आप सब चीजें चाबी उसके अमेरिका के हाथ में है। तो हमको अमेरिका की गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा, उसी के जो रास्ता जो दिखाएगा या वो जो करेगा उसको हमको बियर करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका का पर्पज भी ये है कि वहाँ के सब जो मिनरल्स और ऑयल रिजर्व को अपने हाथ में लेके वहाँ प्रोडक्शन बढ़ाए और बेचेगा। तो बेचना तो पड़ेगा ना अमेरिका को भी, तो उसमें भी भारत लाइन में है। और जब वहाँ इतना प्रोडक्शन हो जाएगा तो हो सकता है ऑयल की प्राइसेज हो डाउन हो जाए, तो भारत को उस नजरिए से देखें तो फायदा होगा। अब अमेरिका की ये स्ट्रेटेजी है कि मैं पहले 10 20 25 साल तक इन जो दूसरे सऊदी अरब और अरब कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज के पास में ऑयल रिजर्व हैं, पहले उनको निपटा लूं। वो खत्म हो जाएंगे जब उसके बाद में मेरी जो रिजर्व है मेरे पास वो मोनोपोली रह जाएगी। उस स्ट्रेटेजी पे वो काम कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 8 10 साल से जो दुनिया के कई देशों में हम उथल पुथल देख रहे हैं शासक वर्ग की, उसको हम एक पावर शिफ्ट एरा कहते हैं इसको। तो ये दुनिया में पावर शिफ्ट का एरा चल रहा है, जिसमें वेस्ट की पावर इसको भी शिफ्ट हो रही है। चाइना जैसे एक नया ये कह लीजिए कि समृद्ध कंट्री है, एक इमर्ज होकर नई पावर बन रहा है। भारत भी उस रेस में है। लेकिन कौन क्या करता है, और अभी तक तो ये कह लीजिए कि रूस का कहीं पे कोई नहीं है, वो तो अपने इंटरनल उसमें फंसा हुआ है। तो अभी आज की तारीख में अमेरिका ही सुप्रीम पावर है, और उसी के डायरेक्शन में उसी की जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमको हमारे निर्णय करने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वेनेजुएला पूरी तरह से, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कब्जे में अमेरिका के है। वो उस पर जी। आधिपत्य नहीं है, लेकिन मनमर्जी अमेरिका की चलेगी, जिसको लेकर के गुप्ता साहब ने उस समय जाहिर भी किया था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सब कुछ भी हो। गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा अभी।
ये तो तय माना जा सकता है कि वहां का डेमोक्रेटिक सिस्टम अब अमेरिका की मर्जी पे होगा। नमस्कार योगेंद्र जी। नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को, आपको आपके भी सभी दर्शकों को। देखिए, ऐसा है जो सिचुएशन अभी बन रही है वहां पे, उसमें अमेरिका ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो भी व्यक्ति वहां पावर में होगा वो अमेरिका की जरूरतों को पूरा करेगा। और उनकी जरूरतों में जो चीजें हैं, एक तो ऑयल इंडस्ट्री पे उनकी कंपनीज का कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो एक्सॉन मोबिल हो, चाहे शेल हो, चाहे टोटल हो। जो अमेरिकन बड़ी कंपनीज हैं वो वहाँ की सारे के सारे ऑयल एक्सट्रैक्शन को कंट्रोल में लेंगी। दूसरा, वहाँ पे अगर रेयर अर्थ हैं या गोल्ड का कुछ भंडार है, वो अमेरिकन जो माइनिंग कंपनीज हैं वो उनके कंट्रोल में आएगा। ये कंडीशन पूरी होने पर ही जो भी सरकार वहाँ बनेगी, चाहे वो डेमोक्रेटिकली बने, चाहे वो नॉमिनेटेड बने, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेज में हो, वो सरकार अमेरिका के निर्देशों का पालन करने वाली होगी। ये बड़ा क्लियर कर दिया है उन्होंने। जो रोड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट थी, जिनको अभी अंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है वहां के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उन्होंने भी अपनी इच्छा में कहा है कि हम उनकी कॉलोनी नहीं है, लेकिन हम रेस्पेक्टफुल्ली उनके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी इच्छा कुछ हद तक जाहिर कर दी है कि अमेरिका के साथ वो कोऑपरेट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक चाइना का था, क्योंकि चाइना जो है वहाँ की ऑयल इंडस्ट्री पे काफी कंट्रोल कर रहा था। उन्होंने लॉन्ग टर्म लीज ले लिए थे और काफी इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्री में किया हुआ था। और मैक्सिमम जो वेनेजुएला के एक्सपोर्ट थे ऑयल के, वो चाइना को थे। हमारा भी ओएनजीसी विदेश में एक इन्वेस्टमेंट था वहाँ, $500 मिलियन से ज्यादा का। और उसको हमारे को कोई विशेष उससे लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाई तो हमारे ओएनजीसी विदेश को जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता था वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, तो हमारा एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल था। लेकिन हमें इससे फायदा ये होगा कि जो सैंक्शन वेनेजुएला पे लगी हुई है, वो सैंक्शन जल्दी ही हट जाएंगी और उससे हमारा ट्रेड जो है वो फ्री हो जाएगा। जो अमेरिकन कंपनीज वहां पे उत्पादन करेंगी वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगी बिना हेजिटेशन के, और हमारे इंपोर्टर्स भी बिना हेजिटेशन को उनको ले सकेंगे। और वहां का जो क्रूड है वो हैवी क्रूड कहलाता है, और हमारे यहाँ कई रिफाइनरीज हैं उस हैवी क्रूड को प्रोसेस करने में समर्थ हैं। तो वो एक हमारा ऑयल इंपोर्ट का एक नया जरिया जो पहले बंद हो चुका था वो खुल जाएगा। इससे ये फायदा होगा। लेकिन जहां तक डेमोक्रेटिक सेटअप का सवाल है, इस पे कई स्पेकुलेटिव चीजें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है, कई मैंने देखे हैं कुछ रिपोर्ट्स, कि रोड्रिगेज जो हैं उनकी कुछ लोग लॉयल्टी को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो अमेरिका के प्रति लॉयल होंगी या मादुरो के प्रति। तो उसका एक प्रश्न है। तो अमेरिका, मेरे को लगता है, वेट एंड वॉच की जो स्थिति ऑब्जर्व करेगा। जब तक वो रोड्रिगेज ये प्रूव नहीं कर देती हैं कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगी, तब तक वो उनको सस्पेंस में रखेंगे। अब एक बार अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे सेफगार्ड हो गए तो रोड्रिगेज में वो कंटिन्यू कर सकती हैं। हो सकता है इलेक्शन अभी होंगे नहीं, मेरे को नहीं लगता इलेक्शन अभी होंगे, और वो रोड्रिगेज को एक्चुअली प्रेसिडेंट के रूप में, कार्यकारी प्रेसिडेंट के रूप में रिमेनिंग टेन्योर पूरा करने की इजाजत भी मिल सकती है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि अमेरिका ने जो कामाचो जो थी, उनकी जो अपोजिशन लीडर थी और जो इनको नोबेल प्राइज मिला था, उसको अबेंडन कर दिया है पूरी तरह से। वो नहीं चाहते कि वो वहां पे आए और किसी भी तरह का दखल अंदाजी दें। वो अभी रोड्रिगेज के ऊपर ही पूरा का पूरा अपना दबाव बनाए हुए हैं, और मेरे को लगता है कि उनका दबाव सफल हो जाएगा और रोड्रिगेज उनके इंटरेस्ट को जो है साथ में लेके कोऑपरेट करके, और चाइना को जो है सेकेंडरी पावर के रूप में रेलीगेट कर देगी। मेरा ऐसा पूरा पूरा विश्वास है। तो अभी आप डेमोक्रेसी की जो बात आप कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी तो अब अमेरिका के निर्णयों के ऊपर निर्णय होगा। अगर अमेरिका चाहेगा कि फ्रेश इलेक्शन हो तो इलेक्शन होंगे, अमेरिका चाहेगा नहीं हो तो नहीं होंगे। ये तो आपने देखा, मार्को रूबियो ने भी क्लियर किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी क्लियर किया है कि जो
वेनेजुएला है उनको हमारी जो इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही सिचुएशन बिल्कुल। मेरे को अभी नजर आ रही है वहां पे, योगेंद्र जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं और ट्रंप के बयान आ रहे हैं, वहां वेनेजुएला के लोगों से ज्यादा बयान ट्रंप के आते हैं। और आ, वो भी खुद ही उनकी प्रेस ब्रीफिंग या उनकी उसकी आवश्यकता नहीं है, खुद ही अपने एक्स के जरिए वो अपडेट कर रहे हैं। मैं रणवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा। पहले दिन जिस तरह से रिएक्शंस अदर कंट्रीज की आ रही थी, सब कह रहे थे कि नहीं, सब वो किसी के भी फ्रीडम और संप्रभुता पर इस तरह से कुठाराघात नहीं किया जाना चाहिए, इनको डेमोक्रेटिक सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहिए, चुने राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ इस तरह के व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे 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 यूएनओ में और अमेरिकन और रशियन चाइना के जो वहाँ डेलीगेट्स है वो आपस में भिड़े भी। लेकिन अब लगता है आपको कि ये सब चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी, सब अपने काम में व्यस्त होंगे, वेनेजुएला और अमेरिका अपने हाल पे चलते रहेंगे। देखिए योगेंद्र जी, इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है। जो देश या जो नेता बड़े बड़े जो दावे करते हैं, जो एथिक्स की, मॉरलिटी की, डेमोक्रेसी की, वैल्यूज की बात करते हैं, जी। वो सब एक्सपोज हो जाते हैं यहाँ आकर के ना। हम्म। हालांकि वेनेजुएला में भी वहाँ की का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर भी कई तरह के क्वेश्चंस रहे हैं, ह्यूमन राइट वॉयलेशन के भी सवाल खड़े होते रहे हैं। पर जो देश अब ये क्लेम करते रहे हैं कि हम जो है एक टॉर्च बियरर हैं डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के, ये सब बातें करने वाले, और इसमें अमेरिका ही सबसे आगे है। दुनिया के देशों को यह पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है, आपके यहाँ जो है रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। उन्होंने वेनेजुएला में क्या किया, एक तरह से देखा जाए, अगर ब्लंट लैंग्वेज में कहा जाए तो ये डकैती है एक तरह से। और ये जो कॉलोनियल पीरियड का ये जो माइंडसेट था ना, व्हाइट बर्डन थ्योरी का, कि लोगों को लगता है कि भाई ये लोग तो पिछड़े हैं, इनको पता नहीं है, और आपके यहाँ क्या पोटेंशियल है, क्या रिसोर्सेज है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो सब उनको आता नहीं है, हम उनको सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ट्रम्प तो वही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इतने जो है लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जो है वो वेनेजुएला में पाया जाता है, बट प्रोडक्शन कितना होता है, लेस देन 1%। सो कहा कि हम यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, और कहा कि 30 से 50 मिलियन जो है बैरल ऑयल अमेरिका को जाएगा यहाँ से। और आप देखेंगे सडनली इससे क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस जो है वो डाउन हो गए हैं अमेरिका में। ऑयल के प्राइसेस ट्रम्प के इस स्टेटमेंट से ही डाउन हो गए हैं। ठीक है। सो कुल मिलाकर के जो मकसद था उनका, तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका था। और आप देखेंगे कि दुनिया के देश, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई खुलकर के बोलने के लिए इस सिचुएशन में नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो इसको लेकर के लिखा भी है कि यूरोप के सारे देश और दुनिया के दूसरे देश भी ट्रंप की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। यूरोप के देशों का तो मामला ये है कि वो चाहते हैं कि भाई रशिया को किसी तरह से कंट्रोल में किया जाए, उसको अलग थलग किया जाए, उसके नकेल कसा जाए, इसलिए वो जो है वो ट्रंप की शर्तों पे झुकने के लिए तैयार है। दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो बोलने की सिचुएशन, वो अपने अपने मामलों में फंसे हुए हैं, और उन पे किसी पे टैरिफ लग का धमकी दे करके कई तरह के जो है इस तरह के हथकंडे अपना के ट्रंप ने उन देशों की बोलती बंद भी कर दिया है। भारत का ही आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा फर्क देखें, 1989 में जब डेमोक्रेसी अपराइजिंग हुआ म्यांमार में, कितना कड़ा रुख था भारत का डेमोक्रेसी को लेकर के, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के ना। आज भारत भी क्योंकि एक रियलिस्टिक अप्रोच अपना रहा है, एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी अपना रहा है कि भाई हमारे राष्ट्रीय हित में क्या है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। इस बहुत ही सादी हुई आप देखेंगे टिप्पणी भारत की तरफ से आई कि भारत और वेनेजुएला के लोगों की सेफ्टी और वेलबींग को लेकर के हम डीपली कंसर्न्ड है, डायलॉग से जो है मामले का समाधान निकला जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी ये बातें कही कि चाइना के कितने डीप इंटरेस्ट जो है वेनेजुएला में है। चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, स्पेशली आप देखेंगे यूएनओ में यूएन प्रेसिडेंट को भी उन्होंने लेटर लिखा, और चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें तो उन्होंने बहुत ही ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है कि ये तो एक तरह से क्राइम आपने किया, ये बुलिंग है, ये क्राइम है, ये बुलिंग है, और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने टिप्पणी इसको लेकर के किया है। और जब इसका अमेरिका की तरफ से जवाब आया तो कहा कि भाई शांति, आप जो है इस तरह का कोई भिड़ा करके आपस में देशों को और इस तरह से तनाव पैदा करके
और सिक्योरिटी एंश्योर जो है वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कुल मिलाकर सही के बात। दुनिया के सब देशों ने वेनेजुएला को अपने हाल पे छोड़ दिया है कि ट्रम्प जाने और आप जाने, अब ट्रम्प आपके साथ में क्या करता है। हाँ, अमेरिका के अंदर से जरूर आवाज इस तरह की उठ रही है, और आप देखेंगे कि जोहरान ममदानी ने ही इस चीज की खिलाफत किया, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं। सो कुछ लोग अभी भी हैं जो उसके खिलाफ हैं, बट वो अमेरिका से आवाज आ रही है। और दुनिया के देशों में अगर इस तरह की लामबंदी होती तो जाहिर सी बात है अमेरिका को अलग थलग अमेरिका हो सकता था यहाँ पर। और चाइना ने तो कहा कि अब ये मौका है कि चाहे ट्रम्प और अमेरिका को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी को ये खतरा है। कल ना मान लीजिए ट्रम्प हमारे साथ इस तरह से करता है, कौन सा देश मॉरल स्टैंड लेगा यहाँ पर? सब सोचेंगे कि ट्रम्प जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, उनको नुकसान इससे होगा। भाई किस तरह की धमकी आप दे रहे हैं? कभी ट्रम्प जो है टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, भारत को लेकर के अनर्गल गलत बातें कुछ की कुछ, किस तरह की स्टेटमेंट। पहले कुछ डिप्लोमेसी में थोड़ी संजीदगी होती थी, लोग एक जी। एक वर्ड को डिप्लोमेसी में उसको इंटरप्रेट क्या करते थे। यहाँ तो ओवर इंटरप्रिटेशन जो है पहले राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से हो जा रहा है, बिल्कुल, विश्लेषकों क्योंकि के पास बयानों की अगर सीधी शब्द ही बयानों में नहीं अगर है। सीधी देखें, अब सही करें, बयानों में अगर हम सीधा तरीका देखें तो बाकायदा उनकी प्रेस अटैची या जो भी होता तो उसकी ओर से बयान जारी होता है। यहाँ तो ट्रम्प खुद अपने स्तर पे जो बयान देते हैं, उनके हाथ पांव भी हैं नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ये बात। बिल्कुल। कई बार तो लगता है कि वो बिना सिर पैर की बातें, कई बार अपनी बातों से ही पलट जाते हैं, कई बार कुछ की कुछ बातें जो है कह देते हैं और सामने वाले उस चीज को रिजेक्ट भी कर देते हैं। सो क्रेडिबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में क्रेडिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, है ना। एक राजनयिक जो है, एक रेस्पेक्टेड राजनयिक भी हमारे पैनल में है, वो जानते हैं चीजें कि जो कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जाता था, किसी घटना पे कोई रेस्पॉन्स भी दिया जाता था, एक एक वर्ड जो है बहुत ही मतलब उसमें सोच समझ करके तब दिया जाता था। अब कोई कुछ भी बोल देता है, कोई संजीदगी यहाँ पर रही नहीं। और शुरुआत में कहूंगा इस तरह की जो है ये ट्रम्प की तरफ से ही हुई है। सो कोई क्रेडिबिलिटी अब उन्होंने छोड़ी नहीं है अमेरिका की, और पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को, पूरे सिस्टम को उन्होंने एकदम कह सकते हैं कि आमूल चूल तरीके से हिला करके रख दिया है। लेकिन ये खतरा सभी के लिए है, ये खतरा जी। वेनेजुएला के लिए नहीं, बाकी दूसरे देशों के लिए भी हो सकता है। हो सकता है चाइना कल ताइवान में इस तरह की हरकतें कर दे, ओके। और अमेरिका तो स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं, और ट्रम्प तो पहले कह रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, सब अपनी सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखो। जापान को बोल दिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस को, सब अपना अपना ध्यान, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। यूरोप के देशों को भी कह दिया भाई, आप नाटो को मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए आप पैसे खर्च करो, तब नाटो को मजबूत करो। इसका बर्डन अमेरिका नहीं लेगा, अमेरिका सिर्फ अपने इंटरेस्ट में सोच रहे। सो जो स्वार्थ की राजनीति है, स्वार्थ जो है एक इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में, ये एक बड़ा जो है मुद्दा लेकर के आ गए हैं ट्रम्प। स्वार्थ कि कोई भी देश सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचे, और बाकी क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, मैंने 5,000 करोड़ बैरल बोला, 5 करोड़ बैरल की इन लोगों ने वहां पे रखा है कि वो इस तेल का वहां से दोहन करेंगे जो अमेरिका लेगा, और पूरी तरह से उस पर नियंत्रण रखेगा। जैसे कोठारी साहब भी बैठे हैं हमारे साथ में, पहले भी हमारे साथ जब 2 जनवरी को ये अटैक हुआ था, अटैक तो क्या कहूंगा, लेकिन जब ये एक तरह से हमला किया गया था, उस वक्त भी कह दिया गया था कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है वेनेजुएला पे, ये सब चीज चल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ट्रम्प का एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट जो रहा ये, कि उसमें सफल हो गए कि कोई कुछ नहीं बोलने वाला, और अपने अंदाज से वो चल सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि ट्रम्प जो कुछ कह रहे हैं, अमेरिकन पे भी अपनी चीजें थोपने लगे, तो आंदोलन वगैरह की उनको कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से वेनेजुएला को एक तरह से एक प्रयोगशाला की तरह, या यूं कहूं कि एक प्रायोगिक रूप से उन्होंने लिया है कि अगर और भी छोटी मुल्क जैसे मैक्सिको को कहा उन्होंने, क्यूबा को कहा, तो वहां पे भी अब ये सब कुछ हो सकते हैं। योगेंद्र जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये प्रयोगशाला है। और आपने वर्ल्ड का रिएक्शन देख लिया, थोड़ी बहुत बातें जरूर हुई है उनके अगेंस्ट में। यूरोपियन कंट्रीज के स्टेटमेंट तो काफी सुगर कोटेड हैं, उसमें कोई विशेष उनके अगेंस्ट में नहीं गए हैं। तो ये सोच के कि अब आगे नेक्स्ट टारगेट जो है वो ग्रीनलैंड है उनका पहला। ग्रीनलैंड के ऊपर काफी चर्चा चल रही है और उसके ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस हो रहे हैं कि ग्रीनलैंड को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। उसके 3-4 ऑप्शन है। मिलिट्री ऑप्शन तो लास्ट है,
पहले तो वो चाहते हैं कि या तो लीज दे दिया जाए लॉन्ग टर्म उनको, या फिर खरीद लिया जाए अमेरिका के द्वारा, या फिर उनका मिलिट्री जो अड्डा है उसको पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए वहां पे। और अगर कुछ भी सफल नहीं होगा तो वो वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, करीब 57-58 हजार की पॉपुलेशन है, तो वो तो इमीडिएटली कभी भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनका नजर है क्यूबा के ऊपर, और क्यूबा को उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि वहाँ की जो क्यूबन गवर्नमेंट है वो एंटी अमेरिकन है, वो पहले से चला रहा है, बहुत पुराना इनका क्यूबा के साथ डिस्प्यूट चलता आ रहा है, पे ऑफ पिक्स के टाइम से चला आ रहा है, 66 से। तो वो क्यूबा को भी चाहते हैं कि वो हिला दें, और मेक्सिको को भी वो हिलाना चाहते हैं, लेकिन मेक्सिको को मेरे को लगता नहीं कि इतनी जल्दी वो हिला पाएंगे। लेकिन अभी र्यूमर्स ये हैं कि मेक्सिको में भी वो अपनी सेना भेजना चाहते हैं 50,000 के करीब, और वो जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं वहां पे। तो ये कितनी हद तक सही है र्यूमर्स में नहीं कह सकता, लेकिन ये कल की र्यूमर है कि अब मेक्सिको में ट्रूप्स जाना शुरू हो गए हैं, और वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वहां पे जितने भी ड्रग कार्टेल्स हैं उनके ऊपर अमेरिका का जो कंट्रोल हो, और उनको खत्म किया जाए, और उनकी संपत्ति अमेरिका के पास आ जाए। तो ये एक चल रहा है। बेसिकली सच्चाई ये है आज कि ट्रम्प ने सारी इंस्टीट्यूशंस को, सारे नॉर्म्स को, सारे इंटरनेशनल लॉज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनकी कोई उसको परवाह नहीं है, न यूएन की परवाह है, न यूएन चार्टर की परवाह है, न नेटो की परवाह है, न किसी के रिएक्शन, चाहे वो रसिया से आए हों, चाहे चाइना से आए हों, चाहे इंडिया से आए हों, उनकी कोई परवाह है। उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि अमेरिका का आधिपत्य पूरे संसार पे हो जाए, और उसके लिए उन्होंने 3-4 बड़े क्लियर में वो डायरेक्शन दिए हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन होगा ग्रीनलैंड का, उसके बाद क्यूबा, मेक्सिको और पनामा कैनाल, ये होंगे। और ये इनमें से 1-2 और सफल हो जाएंगे तो बाकी के देश तो वैसे ही डर जाएंगे, और वो सोचेंगे कि जैसे अमेरिका कह रहा है वैसे मान लें और वैसे ही कर लें। तो 2-3 देश बचेंगे, उसमें इंडिया, चाइना और रसिया बचेगा, जो पूरी तरह से वो सब्जुगेट नहीं कर पाएंगे, बाकी कोई देश कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये माइट इज राइट हैज कम बैक, आप ये समझ लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर भैंस, हमारे बिल्कुल। लोकल अगर हम भाषा में एक कहा आम जाए कहावत के रूप में कहें तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, एक मैंने पहले भी कहा कि प्रयोगशाला के रूप में देखा है कि क्या रिएक्शन आता है लोगों के, दुनिया के, उसी को परवाह नहीं है ट्रम्प को। आने वाले दिनों में कुछ ये और दे सकते हैं, वो कहेंगे कि लोहा गर्म है, चोट करिए, अभी और जगह भी कुछ करके देखते हैं कितना रिएक्शन आता है। लेकिन क्या वाकई फिर इसका अर्थ की दुनिया में कुछ रिव्यू होगा, कुछ चीजों पे लोग लगाम लगाएंगे, या फिर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, ये जो दौर है इसको पॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स की लड़ाई का दौर हम कह सकते हैं। जी। इसमें पॉलिटिक्स साइडलाइन होती जाएगी और इकोनॉमिक की जो पावर है वो स्ट्रेंथन होती जाएगी। तो हर कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पावर को समर्थ बनाने या सुदृढ़ बनाने का काम करना होगा। उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे हो, दुनिया में वो कैसे अपना माल बेच सकते हो, इसका काम सबको करना होगा, जैसे चाइना ने पिछले 20-25 वर्षों में करके दिखाया है। जो नहीं करेगा वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। तो जिसके पास में पावर होगी वो ही राज करेगा, और जिसके पास में नहीं होगा वो परफॉर्म और पेरिश, 2 ही वर्ड होते हैं इस दुनिया में। जैसे जंग प्यार में और जंग में कोई कानून नहीं होता या कोई उसकी वो लकीर नहीं होती। तो ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये नाटो वगैरह जितने ये यूएनओ और ये हमारे संस्थान बने हुए हैं, मेरा ये मानना है कि सब आप 70-80-100 साल पहले पुराने जमाने के बने हुए हैं। ये भी आज की तारीख में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। इसलिए एक नई संस्थाएं बनने की जरूरत है। वो शेप भी हम आने वाले समय में देखेंगे कि इन सब चीजों की जगह क्या बनाया जाए। लेकिन पहले एक बार विकृति होगी, वो विकृति में से ही कोई आगे आगे रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल ये जो इकोनॉमिक्स की पावर का दौर है, पॉलिटिकल पावर को साइडलाइन करता जाएगा। पॉलिटिकल पावर भी हम देखें तो बांटो और राज करो वाली अब तक रही है। जैसे हमारे यहाँ देख लें, धर्म और जाति को बांटो और राज करो, वैसे ही ये बड़े रूप में, विशाल रूप में ये कह सकते हैं कि दुनिया में हर देश को बांट दो और अपना राज करो। और लोगों को ये मंजूर है,
संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, संवेदनहीन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन सब में पैसा ही या पूंजी ही राज करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये दौर एक अलग तरह का होगा और ये कहा भी जाता है कि सालों बाद में इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं। मैं कर्मवीर जी आपके पास में आना चाहूंगा, भारत के लिए चिंतित करने वाली क्या बात है, क्योंकि चिंता जाहिर की है एस जयशंकर ने। देखिए योगेंद्र जी, भारत के लिए तो जाहिर सी बात है एक चिंता का विषय है। भारत की विदेश नीति का कभी भी ये हिस्सा नहीं रहा कि दूसरों के मामलों में दखलंदाजी जो है दे, दूसरे देश के ऊपर हमला करे, किसी की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को जो है खतरे में डालना, डालिए। ये भारत का कभी भी विदेश नीति का हिस्सा जो है नहीं रहा है। और इसलिए भारत की कुछ वैल्यूज है जिसके लिए वह हमेशा एक स्टैंड लेता रहा है, और इसलिए आज भी जरूरत है कि वो स्टैंड लेने की। सो भारत के लिए तो जाहिर सी बात है एक तरह से, इस तरह से एक सेटबैक का जो है हो सकता है। और लेकिन दूसरा आप देखेंगे कि अमेरिका जिस तरह की बातें की गई कि आधिपत्य की तरफ जो है बढ़ रहा है दुनिया पे, इस तरह का कब्जा करने के लिए, इस तरह की जो हेजेमोनिक जो पॉलिसी उसकी है। सो क्या अमेरिका इस तरह के आधिपत्य के लिए करने के लिए तैयार है क्या? और वो है तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा लंबे समय तक इस चीज को? मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका इस जी स्थिति में है कि वो बिल्कुल। लंबे समय आपको तक लगता है इसको कि ये सब चीजें सस्टेन कर। ट्रम्प जब तक है, ये ट्रम्प का अपना एजेंडा है। देखिए अमेरिकन फर्स्ट ये तो उनकी पॉलिसी रही है, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद में पहले कार्यकाल को देख लीजिए, सेकेंड टेन्योर में आप देख लीजिए, उनका एक ही रहता है कि ट्रम्प और उनके एजेंडे फर्स्ट। ये कहा जा सकता है कर्मवीर जी? जी बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से अमेरिका के सिस्टम को भी उन्होंने किनारे कर दिया है कि ट्रम्प जो है वही, जो ट्रम्प ने कहा है वही सही है एक तरह से। जी। अब देखेंगे कि तो पहले की जैसे गुप्ता साहब ने कहा कि माइट इज राइट, या कह सकते हैं कि ट्रम्प इज यूएसए और यूएसए इज ट्रम्प, तो वो थीम जो है मुझे लगता है कि उस पर अब ये चलेंगे और कुछ जगह पे और भी इसी तरह की स्थितियां पैदा करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि मेरा अपना एजेंडा और मैं जो कुछ कर रहा हूं अमेरिका के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई नहीं है। लेकिन जैसे कोठारी साहब ने आगाह किया है कि ये इकोनॉमिस्ट वर्सेस पॉलिटिशियंस है, उनका एक दौर चल रहा है ये। तो चलिए समय कम है सर, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ रोकना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट को। तो बड़ी खबर में आपने देखा और हमारे विशेषज्ञों की जो राय है वो उन्होंने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।